नमस्कार दोस्तों, एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने एडवांस पॉलिटिकल थ्योरी के शॉर्ट्स एंड लॉन्ग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, विदेश नीति निर्माण में मनोवैज्ञानिक पहलुओं का महत्व स्पष्ट कीजिए। अथवा ऐसे भी आ सकता है, भारतीय विदेश नीति पर मनोवैज्ञानिक कारकों की प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? विदेश नीति निर्माण में मनोवैज्ञानिक पहलुओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किसी देश के नेता का व्यक्ति सोच, अनुभव, विश्वास, जोखिम उठाने की क्षमता तथा निर्णय लेने की शैली विदेश नीति को प्रभावित करती है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की धारणा, भय, सुरक्षा की भावना तथा राष्ट्रीय गौरव भी नीति निर्माण में भूमिका निभाते हैं। संकट की परिस्थिति में नेताओं का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण युद्ध, शांति या कूटनीति का मार्ग निर्धारित करता है। इसीलिए विदेश नीति केवल राष्ट्रीय हितों पर ही नहीं बल्कि नेतृत्व के मनोवैज्ञानिक गुणों पर भी आधारित होती है। अब इसके बाद पॉइंट बना बना के लिखेंगे। नंबर 1 पे है निर्णय लेने की क्षमता। तो संकट के समय में सही एवं त्वरित निर्णय विदेश नीति को सफल बनाते हैं। नंबर 2 पॉइंट है राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना। अन्य देशों से खतरे की धारणा विदेश नीति को सुरक्षा केंद्रित बनाती है। नंबर 3 है राष्ट्रीय गौरव एवं स्वाभिमान। नंबर 4 है विचारधारा को प्रभाव। तो उसके अंदर ये लिख देंगे आगे एक एक लाइन में। प्रश्न नंबर 2 है, विदेश नीति और राष्ट्रहित के बीच पारस्परिक संबंध पर चर्चा कीजिए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? राष्ट्रहित विदेश नीति का आधार है। प्रत्येक देश अपनी सुरक्षा, आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए विदेश नीति बनाता है। विदेश नीति राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का प्रमुख साधन है। समय और परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रीय हित बदल सकते हैं, इसलिए विदेश नीति में भी परिवर्तन होता है और दोनों एक दूसरे के पूरक होती है। अब इसके अंदर पॉइंट बना के लिख देंगे। आर्थिक विकास के लिए विदेश व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा दिया जाता है। नंबर 2 पे पड़ोसी देशों से संबंध राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। और नंबर 3 है भारत की पड़ोसी प्रथम एवं ईस्ट इंडिया नीति जो थी वो राष्ट्रीय हितों को मजबूत करने के ये दोनों महत्वपूर्ण उदाहरण हैं इसके। प्रश्न नंबर 3 है, क्या भारत की राजनीति प्रणाली को सही अर्थों में प्रधानमंत्री शासन प्रणाली कहा जा सकता है? तो तर्क देना है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? भारत संसदीय शासन प्रणाली अपनाता है जिसमें प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व भी करता है और मंत्रियों की नियुक्ति एवं विभागों का वितरण भी करता है तथा सरकार की नीतियों का निर्धारण करता है। संसद में बहुमत होने पर उसकी भूमिका और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। यदि बहुमत नहीं होता है तो वह मंत्रिपरिषद का नेता से बर्खास्त कर दिया जाता है। हालांकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है परंतु अधिकांश कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर होते हैं। इसलिए कई विद्वान भारत को प्रधानमंत्री प्रधान शासन प्रणाली मानते हैं। यद्यपि संविधान में इसे संसदीय लोकतंत्र भी कहा गया है। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं। तो सीमाएं क्या हैं? प्रधानमंत्री संविधान, न्यायपालिका, संसद, विपक्ष एवं जनमत के प्रति उत्तरदायी होता है। गठबंधन सरकार में सहयोगी दल भी उसके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ये दोनों इसकी सीमाएं हैं। अब लास्ट में हेडिंग डाल के निष्कर्ष लिख देंगे कि भारत की शासन व्यवस्था संवैधानिक रूप से संसदीय प्रणाली है लेकिन व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री की केंद्रीय भूमिका के कारण इसे प्रधानमंत्री प्रधान शासन प्रणाली भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है कि भारत के विदेश मंत्रालय की संरचना का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? भारत का विदेश मंत्रालय विदेश संबंधों का संचालन करता है। इसका राजनीतिक नेतृत्व विदेश मंत्री के पास होता है। इसकी सहायता राज्य मंत्री करते हैं। प्रशासनिक प्रमुख विदेश सचिव होता है। मंत्रालय में अनेक सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव तथा विभिन्न प्रकार के जैसे अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, संयुक्त राष्ट्र, पासपोर्ट प्रवासी भारतीय आदि कार्य करते हैं। विदेश मंत्रालय भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों के माध्यम से विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है तथा विदेश नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। अब कार्यात्मक प्रभाग क्या है इसके? तो पासपोर्ट, वीजा, संयुक्त राष्ट्र, प्रवासी भारतीय, आर्थिक संबंध आदि विषयों का कार्य देखते हैं। निष्कर्ष में लिख देंगे, विदेश मंत्रालय भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करता है तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा, कूटनीति और विदेश नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्ष में आप 2 या 3 लाइन ही ऐड करिए करो। प्रश्न नंबर 5 है कि भारत के विदेश मंत्रालय के बाह्य प्रचार विभाग पर टिप्पणी करनी है। तो विदेश मंत्रालय का महत्वपूर्ण विभाग है बाह्य प्रचार विभाग, एक्सटर्नल
पब्लिसिटी डिवीजन। इसका उद्देश्य भारत की विदेश नीति उपलब्धियों तथा दृष्टिकोण को विशेष समुदाय तक पहुंचाना है। यह प्रेस विज्ञप्तियां जारी करता है, मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करता है और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करता है। यह विदेशी पत्रकारों से संवाद स्थापित करता है, भारत की सकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाता है और संकट के समय सही सूचना उपलब्ध कराता है। विदेश नीति से संबंधित गलत सूचनाओं का खंडन भी करता है। जनमत निर्माण एवं भारत की साख मजबूत करने में योगदान भी देता है। बाह्य प्रचार विभाग भारत की विदेश नीति को विश्व समुदाय तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना तथा भारत की सकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 6 है कि भारत की विदेश नीति निर्माण में राजनीतिक दलों की भूमिका स्पष्ट कीजिए, अथवा विदेश नीति निर्माण में राजनीतिक दलों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, राजनीतिक दलों की भूमिका, हेडिंग डाल लेंगे। उसके बाद ये पॉइंट बना के लिखेंगे। विदेश नीति के निर्माण में सरकार का मार्गदर्शन करते हैं, संसद में विदेश नीति पर चर्चा एवं बहस करते हैं। 3 नंबर पे विपक्ष सरकार की विदेश नीति की समीक्षा करता है। 4 नंबर पे चुनावी घोषणा पत्रों के माध्यम से विदेश नीति की प्राथमिकताएं प्रस्तुत करते हैं, जनमत को प्रभावित करते हैं, राष्ट्रीय हितों की रक्षा हेतु सुझाव देते हैं। गठबंधन सरकार में सहयोगी दल विदेश नीति को प्रभावित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में विदेश नीति को जनमत से अलग नहीं किया जा सकता, विवेचना कीजिए। तो विदेश नीति और जनमत का संबंध निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट करना है। पॉइंट नंबर 1 है, लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। विदेश नीति बनाते समय जनमत का ध्यान रखा जाता है। 3 नंबर, मीडिया जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संसद में विदेश नीति पर खुली चर्चा होती है। युद्ध, शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। चुनाव में विदेश नीति की एक प्रमुख मुद्दा बन सकती है। 7 नंबर पर सामाजिक संगठन एवं विशेषज्ञ विदेश नीति का प्रभावी करते हैं। सरकार जन भावनाओं की अपेक्षा नहीं कर सकती। लोकतांत्रिक देशों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही आवश्यक होती है। जनमत के अनुरूप विदेश नीति अधिक सफल एवं स्वीकार्य होती है। निष्कर्ष में डाल देंगे, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विदेश नीति केवल सरकार का विषय नहीं रह गई है। जनमत, मीडिया, संसद एवं नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी विदेश नीति को अधिक प्रभावी, उत्तरदायी और लोकतांत्रिक बनाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 क्या है कि विदेश नीति क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, अथवा ये पूछ सकता है कि भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों को इंगित कीजिए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, विदेश नीति वह नीति है जिसके माध्यम से कोई देश अन्य देश एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अपने संबंधों का संचालन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा एवं संवर्धन करना होता है। अब विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 है उपनिवेशवाद, रंगभेद एवं आतंकवाद का विरोध करना। नंबर 2 पे है राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। नंबर 3 है आर्थिक विकास एवं व्यापार को बढ़ावा देना। नंबर 4 पे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग बनाए रखना। नंबर 5 है राष्ट्रीय संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करना। विश्व स्तर पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ाना। 7 नंबर पे पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। विदेश नीति किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को निर्धारित करने महत्वपूर्ण माध्यम है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, विदेश नीति के संदर्भ में स्वभावगत तत्वों से क्या अभिप्राय है। तो विदेश नीति के निर्माण में केवल राष्ट्रहित, आर्थिक एवं सामरिक कारक ही नहीं है, बल्कि नीति निर्माताओं के व्यक्तिगत गुण भी महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें स्वभावगत तत्व कहा जाता है। अब इसका अर्थ बताएंगे कि स्वभावगत तत्वों से आशय किसी नेता के व्यक्तिगत स्वभाव, विचारधारा, विश्वास, अनुभव, मानसिकता, निर्णय क्षमता तथा नेतृत्व शैली से है। प्रत्येक नेता की सोच अलग अलग होती है, इसीलिए समान परिस्थितियों में भी अलग अलग निर्णय लिए जा सकते हैं। मुख्य विशेषता क्या है, नेता का व्यक्तित्व विदेश नीति को प्रभावित करता है। निर्णय लेने की क्षमता संकट के समय महत्वपूर्ण होती है। व्यक्तिगत अनुभव नीति निर्माण में सहायक होती है। राजनीतिक विचारधारा विदेश नीति की दिशा निर्धारित करती है और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता है। अब उदाहरण में क्या है, उदाहरण में विदेश नीति में जो जवाहरलाल नेहरू की गुटनिरपेक्षता थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। इंदिरा गांधी की दृढ़ विदेश नीति और अटल बिहारी वाजपेयी की शांति एवं परमाणु नीति स्वभावगत तत्वों के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय विदेश नीति के संस्थागत आयामों पर चर्चा कीजिए।
तो विदेश नीति के संस्थागत आयामों पर चर्चा करनी है। कौन कौन से थे आयाम? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री, विदेश सचिव, संसद, संसदीय समितियां, भारत दूतावास एवं उच्चायोग, भारतीय विदेश सेवा और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। प्रश्न नंबर 11 है, किसी राज्य की विदेश नीति पर मीडिया का प्रभाव, मीडिया का क्या प्रभाव है? या अथवा भारतीय लोकतंत्र में प्रेस एवं संचार माध्यमों के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? प्रेस एवं संचार माध्यम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। ये जनता को सही और समय पर सूचना उपलब्ध कराते हैं, सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं। मीडिया सरकारी नीतियों की समीक्षा करती है, भ्रष्टाचार को उजागर करती है और जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चुनावों के दौरान मतदाताओं को जागरूक बनाता है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूर करता है। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया ने सूचना के प्रसार को और अधिक प्रभावी बनाया है। इसलिए भारत लोकतंत्र में प्रेस और संचार माध्यम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अब मीडिया के प्रभाव, जनता का निर्माण करना, सरकार पर दबाव बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी देता है, विदेश नीति की में पारदर्शिता बढ़ाता है, सरकार को जवाबदेह बनाता है, संकट के समय सही सूचना उपलब्ध कराता है, अंतर्राष्ट्रीय छवि को प्रभावित करता है। सोशल मीडिया ने विदेश नीति को अधिक सक्रिय बनाया है। अब इसके सकारात्मक प्रभाव और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। सकारात्मक प्रभाव क्या है? लोकतंत्र को मजबूत करता है और जन जागरूकता को बढ़ाता है। नकारात्मक प्रभाव है, फर्जी समाचार एवं प्रचार विदेश नीति को प्रभावित कर सकते हैं। फर्जी, आजकल तो फर्जी समाचार ही चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 12 है, पीवी नरसिम्हा राव की विदेश नीति का वर्णन करना है। तो पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 से 1996 में भारतीय विदेश नीति को आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्विक सहयोग की दिशा में आगे बढ़ाया था। अब इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है? आर्थिक कूटनीति को बढ़ावा दिया था, लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत करी थी, अमेरिका एवं पश्चिमी देशों से संबंध सुधारे थे, रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, पड़ोसी देशों से सहयोग बढ़ाया, संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका मजबूत की, वैश्वीकरण के अनुरूप विदेश नीति अपनाई। अब यहाँ से टॉपिक उठाएंगे आर्थिक कूटनीति। अब इसके अंदर दो तीन लाइन ऐड करते जाएंगे। अब मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप उसके अंदर ये दो तीन लाइनें देख लेना और नोट्स बना लेना। अब इसके बाद लुक ईस्ट नीति, लुक ईस्ट पॉलिसी, अमेरिका से संबंधों में सुधार, रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, 6 नंबर संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय भूमिका। अब प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13, घरेलू नीति एवं विदेश नीति के मध्य अंतर संबंधों को स्पष्ट कीजिए। तो अंतर स्पष्ट कर, घरेलू आर्थिक विकास विदेश नीति को प्रभावित करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों नीतियों का साझा उद्देश्य है, जनमत विदेश नीति को प्रभावित करता है, राजनीतिक स्थिरता विदेश नीति को मजबूत बनाती है, विदेश नीति से व्यापार एवं निवेश बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रभाव घरेलू विकास पर पड़ता है, दोनों नीतियां राष्ट्र हितों की पूर्ति करती हैं। अब उदाहरण में 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद भारत की जो विदेश नीति थी अधिक आर्थिक व व्यापार केंद्रित हो गई थी। अब क्या है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और एक्ट ईस्ट नीति जैसी पहले घरेलू विकास और विदेश नीति के समन्वय का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 14 है कि सैन्य शक्ति या क्षमता का विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? सैन्य शक्ति किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। किसी देश की रक्षा क्षमता, आधुनिक हथियार, प्रशिक्षित सेना, तकनीकी शक्ति उसकी विदेश नीति का प्रभावी बनाते हैं। सैन्य शक्ति का विदेश नीति पर प्रभाव क्या क्या प्रभाव है? राष्ट्रीय सुरक्षा, निवारक शक्ति, कूटनीतिक प्रभाव, राष्ट्रीय हितों की रक्षा, संकट प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, रक्षा सहयोग, शांति स्थापना। ये सारे मैंने हेडिंग पढ़ के बता दी है। इसमें आप एक एक दो लाइन ऐड कर देना। 1 या 2 पेज में आप ये प्रश्न यदि कंप्लीट करते हो तो इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है।
प्रश्न नंबर 15 है, विदेश नीति निर्माण के कौन से चरण होते हैं? तो चरण बताने हैं इसके कौन कौन से हैं। तो विदेश नीति निर्माण के प्रमुख चरण: राष्ट्रीय हितों एवं उद्देश्यों का निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का अध्ययन, आवश्यक सूचनाओं एवं तथ्यों का संग्रह, विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण, सर्वोत्तम नीति का चयन, सरकार द्वारा निर्णय एवं स्वीकृति, विदेश मंत्रालय एवं दूतावासों द्वारा क्रियान्वयन, परिणामों का मूल्यांकन एवं आवश्यक संशोधन। प्रश्न नंबर 16 है, विचारधारा एवं विदेश नीति एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? तो उत्तर में क्या लिखेंगे? विचारधारा किसी राष्ट्र की विदेश नीति और दिशा और आधार प्रदान करती है। यह नीति निर्माताओं के दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। विचारधारा एवं विदेश नीति का संबंध बताना है। तो विदेश नीति के उद्देश्यों को निर्धारित करती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा तय करती है, राष्ट्रीय हितों की व्याख्या को प्रभावित करती है, अन्य देशों के साथ सहयोग या विरोध की नीति तय करती है, शांति, लोकतंत्र एवं मानवाधिकार जैसे मूल्यों को बढ़ावा देती है। सरकार बदलने पर विचारधारा के अनुसार विदेश नीति में परिवर्तन हो सकता है। अब उदाहरण के तौर पर भारत में पंचशील सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता एवं विश्व शांति की नीति। प्रश्न नंबर 17 है, राजनीय मतलब डिप्लोमेसी एवं विदेश नीति के मध्य क्या संबंध है? अथवा ऐसा भी पूछा जा सकता है कि डिप्लोमेसी एवं फॉरेन पॉलिसी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, डिप्लोमेसी और विदेश नीति एक दूसरे के पूरक है। विदेश नीति लक्ष्य निर्धारित करती है, जबकि डिप्लोमेसी एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने का माध्यम है। अब डिप्लोमेसी एवं विदेश नीति का संबंध क्या है? तो विदेश नीति दिशा देती है और डिप्लोमेसी उसे लागू करता है। कूटनीति के माध्यम से अन्य देशों से वार्ता एवं समझौते किए जाते हैं। राष्ट्रीय हितों की रक्षा में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूतावास एवं राजदूत विदेश नीति के क्रियान्वयन का कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कूटनीति से संभव होता है। व्यापार, सुरक्षा एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में दोनों सहायक हैं। युद्ध की संभावना को कम कर शांति स्थापित करने में कूटनीति सहायक होती है। विदेश नीति स्थायी दिशा प्रदान करती है, जबकि कूटनीति है वो परिस्थितियों के अनुसार कार्य करती है। प्रश्न नंबर 18 है कि राज्य की विदेश नीति के आंतरिक निर्धारक के रूप में आकार के महत्व को समझाइए। तो आकार बताने हैं। किसी राष्ट्र को भौगोलिक आकार उसकी विदेश नीति का महत्वपूर्ण आंतरिक निर्धारक माना जाता है। क्षेत्रफल, जनसंख्या, संसाधनों का आकार विदेश नीति को प्रभावित करता है। अब आकार का महत्व क्या है कि बड़ा क्षेत्रफल राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है। विशाल जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ाती है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता विदेश नीति को मजबूत बनाती है। बड़े देशों की सैन्य एवं आर्थिक क्षमता अधिक होती है। पड़ोसी देशों की संख्या अधिक होने पर विदेश नीति अधिक जटिल होती है। बड़े राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं और छोटे राष्ट्र प्राय सहयोग एवं गठबंधनों पर अधिक निर्भर है। ये मैंने आपको सेक्शन बी जो शॉर्ट्स क्वेश्चन थे वो करवा दिए हैं। 18 प्रश्न आपको मैंने करवाए हैं। 18 प्रश्न में से आपको लगभग प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, या तो वो 200 शब्द में मिलेंगे या फिर 500 शब्द में मिलेंगे। तो एक बार आपको मैंने मोटा मोटा आइडिया दे दिया है भी कैसे लिखना है। यदि 500 शब्द में आपको उत्तर देना है तो आप उसके हिसाब से लिख लीजिए, और 200 शब्द में मैंने आपको करवा दिया है। अब सेक्शन सी के अंदर आते हैं जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, जो 500 वर्ड में आपको उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय विदेश नीति निर्माण में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रभावों की विवेचना करनी है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे कि विदेश नीति केवल भौगोलिक, आर्थिक या सैन्य कारकों से ही निर्धारित नहीं होती, बल्कि मनोवैज्ञानिक कारकों का भी उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी राष्ट्र के नीति निर्माताओं का व्यक्तित्व, अनुभव, धारणाएं, विश्वास, भावनाएं, नेतृत्व क्षमता तथा निर्णय लेने की शैली विदेश नीति की दिशा और स्वरूप को प्रभावित करती है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को विदेश नीति निर्माण का महत्वपूर्ण निर्धारक माना जाता है। अब मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का अर्थ क्या है? तो अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से उन मानसिक एवं व्यवहारिक तत्वों से है जो किसी नेता या नीति निर्माता के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इसमें सोचने की क्षमता, अनुभव है, आत्मविश्वास, भय, विश्वास, पूर्वाग्रह, जोखिम उठाने की प्रवृत्ति तथा परिस्थितियों का आकलन शामिल है। अब ये प्रश्न बड़े हैं तो टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, तो मैं आपको खाली हेडिंग ही पढ़ के बताऊंगा, बाकी स्क्रॉल करते जाऊंगा। तो ताकि आपको नोट्स बनाने हैं तो धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करूंगा, तो आप धीरे धीरे उसको पॉज कर करके नोट्स बना लीजिएगा।
चलिए देखते हैं भारतीय विदेश नीति में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रभाव। तो प्रभाव क्या क्या है। नंबर 1 पे है नेतृत्व के व्यक्तित्व का प्रभाव। नंबर 2 पे है निर्णय लेने की क्षमता। नंबर 3 पे है राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना। नंबर 4 पे है ऐतिहासिक अनुभव का प्रभाव। नंबर 5 पे है राष्ट्रीय गौरव एवं आत्मविश्वास। नंबर 6 पे है जनमत एवं मीडिया का प्रभाव। नंबर 7 पे है विश्वास एवं अविश्वास की भावना। और उसके बाद लास्ट में है मूल्यांकन। मनोवैज्ञानिक कारक विदेश नीति को अधिक प्रभावी एवं परिस्थितियों के अनुरूप बनाने में सहायक होते हैं, किंतु यदि निर्णय केवल भावनाओं या व्यक्तिगत धारणाओं पर आधारित हो तो नीति में असंतुलन भी आ सकता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक तत्वों के साथ राष्ट्रहित, आर्थिक स्थिति, सैन्य क्षमता तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का संतुलित अध्ययन आवश्यक है। प्रश्न नंबर 2 है राजीव गांधी की विदेश नीति के विभिन्न आयामों का मूल्यांकन कीजिए। अब यहाँ मैंने प्रश्न नंबर 2 में राजीव गांधी की विदेश नीति का आयाम का मूल्यांकन डाला है। अब इस प्रकार के 4-5 प्रश्न हैं। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में ऐसे ही पूछा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी ऐसा पूछा गया है। राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में और इंदिरा गांधी के बारे में विदेश नीति के आयाम पूछे गए हैं। तो एक बार आप सबको देख लीजिए, बाकी मैं इसमें से 2-3 मैंने करवाए हुए हैं तो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब राजीव गांधी 1984 से लेकर 1989 के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति में आधुनिकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा क्षेत्रीय सहयोग को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने भारत की विदेश नीति को नई दिशा देते हुए पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने, विश्व शांति को बढ़ावा देने तथा भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने का प्रयास किया। अब इसकी हेडिंग डालेंगे राजीव गांधी की विदेश नीति के प्रमुख आयाम। नंबर 1 है पड़ोसी देशों के साथ संबंध। नंबर 2 पे है सार्क को बढ़ावा। नंबर 3 पे है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। नंबर 4 पे है विश्व शांति एवं परमाणु निरस्त्रीकरण। नंबर 5 पे श्रीलंका वाली नीति जो 1987 में हुई। नंबर 6 पे है विज्ञान एवं तकनीकी कूटनीति। नंबर 7 पे प्रमुख शक्तियों से संबंध। और उसके बाद मूल्यांकन करना है कि राजीव गांधी की विदेश नीति आधुनिक, संतुलित तथा दूरदर्शी थी। हालांकि श्रीलंका में भारतीय शांति से सेना भेजने का निर्णय अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सका और इसकी आलोचना भी हुई थी। इसके बावजूद उनकी विदेश नीति में भारत की कूटनीतिक भूमिका भी नई दिशा दी। अब निष्कर्ष में लिख देंगे राजीव गांधी की विदेश नीति का उद्देश्य भारत को आधुनिक, वैज्ञानिक एवं प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करना था। पड़ोसी देशों के सहयोग, गुटनिरपेक्षता, विश्व शांति, परमाणु निरस्त्रीकरण तथा तकनीकी सहयोग उनकी विदेश नीति के प्रमुख आयाम थे। उनकी नीतियों ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने एवं भविष्य की विदेश नीति की आधारशिला तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि विदेश नीति निर्माण में भारतीय संसद की भूमिका का मूल्यांकन करना है कि विदेश की नीति में संसद का क्या योगदान है। तो भारत की विदेश नीति का निर्माण मुख्यतः कार्यपालिका, विशेषकर प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। फिर भी भारतीय संसद विदेश नीति को लोकतांत्रिक, उत्तरदायी तथा जनहितकारी बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संसद न केवल सरकार की विदेश नीति पर चर्चा करती है बल्कि उस पर निर्णय, नियंत्रण और मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। इस प्रकार विदेश नीति निर्माण में संसद की भूमिका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से महत्वपूर्ण है। अब आगे लिख देंगे संसद की भूमिका और टॉपिक बना के लिख देंगे विदेश नीति पर चर्चा एवं बहस। 2 नंबर पे सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना। 3 नंबर पे संधियों और समझौतों पर प्रभाव। 4 नंबर पे वित्तीय नियंत्रण। 5 नंबर पे है संसदीय समितियों की भूमिका। नंबर 6 पे है जनमत का प्रतिनिधित्व। उसके बाद संसद की सीमाएं। अब संसद की सीमाएं भी दी हुई है। 4 टॉपिक मैंने इसमें डाले हैं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके बाद मूल्यांकन दिया है। भारतीय संसद विदेश नीति के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से अंतिम निर्णय लेने वाली संस्था नहीं है, लेकिन उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। संसद सरकार की विदेश नीति की समीक्षा करती है और लोकतांत्रिक नियंत्रण बनाए रखती है तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा सुनिश्चित करती है। संसद की सक्रिय भागीदारी से विदेश नीति अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और जनोन्मुख बनती है। नंबर 4 पे है राष्ट्रीय क्षमता सिद्धांत पर एक लेख लिखना है। तो लेख क्या है? राष्ट्रीय क्षमता
सिद्धांत विदेश नीति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति उसके राष्ट्र गुणों, संसाधनों और क्षमताओं पर आधारित होती है। कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जितना अधिक सक्षम और शक्तिशाली होता है, उसकी विदेश नीति उतनी ही प्रभावशाली होती है। इस सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति केवल सैन्य बल तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, तकनीकी तथा सामाजिक क्षमताओं पर समन्वित रूप है। अब आगे ये 2-3 लाइनें लिख देंगे, उसके बाद हेडिंग डाल लेंगे राष्ट्रीय क्षमता के प्रमुख तत्व। इसके अंदर 1 नंबर भौगोलिक स्थिति, नंबर 2 पे है जनसंख्या, नंबर 3 पे है आर्थिक शक्ति, नंबर 4 पे है सैन्य शक्ति, नंबर 5 पे है वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास, नंबर 6 पे राजनीतिक नेतृत्व एवं शासन, नंबर 7 पे है राष्ट्रीय मनोबल, और उसके बाद सिद्धांत का महत्व, और उसके बाद है आलोचना भी की गई। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है कि भारत की विदेश नीति को आकार देने में संसद की भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो भारत एक लोकतांत्रिक एवं संसदीय शासन प्रणाली वाला देश है, जहाँ विदेश नीति का निर्माण मुख्यतः कार्यपालिका, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। फिर भी संसद विदेश नीति को लोकतांत्रिक आधार प्रदान करने, सरकार को उत्तरदायी बनाने तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संविधान में विदेश नीति का प्रत्यक्ष उल्लेख सीमित है, लेकिन संसद अपने विधायी, वित्तीय तथा निगरानी संबंधी अधिकारों के माध्यम से विदेश नीति को प्रभावित करती है। इसीलिए विदेश नीति के निर्माण में संसद की भूमिका का समालोचनात्मक अध्ययन आवश्यक है। अब हेडिंग डालेंगे संसद की भूमिका। नंबर 1 है विदेश नीति पर चर्चा एवं वाद विवाद, नंबर 2 पे सरकार को उत्तरदायी बनाना, नंबर 3 पे है राष्ट्र हितों की रक्षा, नंबर 4 पे है विपक्ष की रचनात्मक भूमिका, नंबर 5 पे संसदीय समितियों का योगदान, नंबर 6 पे है जनमत का प्रतिनिधित्व, नंबर 7 पे है वित्तीय नियंत्रण। और उसके बाद निष्कर्ष में डालेंगे संसद भारत की विदेश नीति की निर्माता नहीं बल्कि उसकी लोकतांत्रिक संरक्षक है। संसद सरकार को उत्तरदायी बनाती है, विदेश नीति पर बहस कर राष्ट्रीय हितों की रक्षा करती है तथा जनमत को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। वही अंतिम निर्णय लेने की शक्ति कार्यपालिका के पास रहती है। इसलिए भारतीय विदेश नीति को प्रभावित, पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने में संसद का, कार्यपालिका दोनों की भूमिका परस्पर पूरक है। प्रश्न नंबर 6 है इंदिरा गांधी सरकार की विदेश नीति का विश्लेषण करना है। अब क्या लिखेंगे? इंदिरा गांधी 1966 से 1977 और 1980 से 1984 के जो शासनकाल था, यथार्थवादी, व्यवहारवादी तथा राष्ट्र हितों पर आधारित रही है। उनके नेतृत्व में भारत ने अपनी सुरक्षा, सामरिक शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को सुदृढ़ किया है। इस काल में भारत ने विश्व राजनीति में एक स्वतंत्र और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। अब इसके अंदर हेडिंग डालेंगे इंदिरा गांधी की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 पे है राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। उसके बाद भारत सोवियत मैत्री संधि 1971, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम 1971, उसके बाद शिमला समझौता 1972, उसके बाद पोखरण परमाणु परीक्षण 1974, उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही थी। और 7 नंबर पे है पड़ोसी देशों से संबंध। और उसके बाद निष्कर्ष में लिखेंगे इंदिरा गांधी की विदेश नीति भारत के इतिहास की सबसे प्रभावशाली विदेश नीतियों में से एक मानी जाती है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता, भारत सोवियत मैत्री संधि, शिमला समझौता, पोखरण परमाणु परीक्षण, गुट निरपेक्ष आंदोलन में सक्रिय भूमिका ने भारत को विश्व राजनीति में एक आत्मविश्वास, सशक्त और सम्मानित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उनकी विदेश नीति ने राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है कि भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, तो उसका वर्णन करना है। तो ये पहले 3-4 लाइनें आप लिख लेना प्रस्तावना के अंदर, और उसके बाद में हेडिंग डालना कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व। वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, इसलिए मैं आपको अब खाली पॉइंट बताते चलूँगा। तो नंबर 1 है भौगोलिक स्थिति, नंबर 2 है राष्ट्रीय सुरक्षा, नंबर 3 है आर्थिक हित, नंबर 4 है ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध, नंबर 5 है राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, नंबर 6 है नेतृत्व का व्यक्तित्व, नंबर 7 है जनमत एवं मीडिया, नंबर 8 है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, नंबर 9 है सैन्य शक्ति और वैज्ञानिक क्षमता, नंबर 10 है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। कौन कौन से? UN, ब्रिक्स, G20 और SCO, संघाई सहयोग संगठन। 8 नंबर प्रश्न है विदेश नीति निर्माण में व्यक्तिक एवं व्यक्तिगत
कारकों के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या कीजिए, अथवा भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख निर्धारक तत्वों के रूप में स्वभावगत एवं व्यक्तिगत कारकों की व्याख्या करनी है। तो पहले 4-5 लाइनें आप लिख लीजिए, उसके बाद हेडिंग डालिए कि व्यक्तिगत कारकों का अर्थ क्या है, उसके बाद इसका अर्थ बताना है, और उसके बाद व्यक्ति कारकों का अर्थ बताना है, फिर इन दोनों का कारकों का महत्व बताना है। तो उसके अंदर हेडिंग डाल लीजिए व्यक्तिगत एवं व्यक्ति कारकों का महत्व। नंबर 1 पे है विदेश नीति की दिशा निर्धारित करना, संकट के समय निर्णय। 2 नंबर पे कूटनीतिक संबंधों का विकास, राष्ट्रीय हितों की व्याख्या। नंबर 5 पे अंतर्राष्ट्रीय छवि का निर्माण। 6 पे है शांति एवं संघर्ष पर प्रभाव। 7 पे विदेश नीति में निरंतरता एवं परिवर्तन। उसके बाद भारतीय संदर्भ में उदाहरण क्या क्या थे। तो उदाहरण के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता, पंचशील और विश्व शांति को विदेश नीति का आधार बनाया। इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक शक्ति को प्राथमिकता दी। अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण परमाणु परीक्षण के साथ शांति वार्ता का भी समर्थन किया। और नरेंद्र मोदी जी ने पड़ोसी देशों, प्रवासी भारतीयों और वैश्विक कूटनीति को नई गति प्रदान करी है। और प्रश्न नंबर 9 है विदेश नीति के तत्वों के रूप में राष्ट्रीय हित के महत्व की विवेचना कीजिए। तो ये 3-4 लाइनें लिख देंगे। और एक लाइन इम्पोर्टेंट है जो प्रसिद्ध विद्वान हेंस जे मार्गेनथाउन के अनुसार राष्ट्रीय हित विदेश नीति का मूल आधार है, इसलिए विदेश नीति का प्रत्येक निर्णय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के उद्देश्य से लिया जाता है। नंबर 1 है राष्ट्रीय हित का अर्थ, इसमें हित का अर्थ बताएंगे। फिर हेडिंग डालेंगे विदेश नीति में राष्ट्रीय हित का महत्व। उसके अंदर नंबर 1 डालेंगे विदेश नीति का आधार। नंबर 2 पे राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा। नंबर 3 पे आर्थिक विकास का बढ़ावा। नंबर 4 पे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि। नंबर 5 पे है पड़ोसी देशों से संबंध। नंबर 6 पे है संकट के समय मार्गदर्शन। नंबर 7 पे है कूटनीतिक निर्णयों का आधार। नंबर 8 पे है विश्व शांति एवं सहयोग। उसके बाद में राष्ट्रीय हित की सीमाएं बतानी है। उसके बाद भारतीय विदेश नीति में राष्ट्रहित, भारत की पड़ोसी प्रथम नीति, एक्ट ईस्ट नीति, सागर, ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग तथा हिंद प्रशांत नीति राष्ट्रीय हित पर आधारित है। ये नीतियां हैं। अब 10 नंबर प्रश्न वाजपेयी जी के बारे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के बारे में है, मूल्यांकन करना है इसका। तो 1998 से 2004 के बीच में जो इनका कार्यकाल था, तो उनकी विदेश नीति को मेन आधार क्या था? राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति, आर्थिक विकास तथा पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाना ही इनका मेन उद्देश्य था। वाजपेयी सरकार की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? तो प्रमुख विशेषताएं हैं वो पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण 1998, पाकिस्तान के साथ शांति प्रयास, कारगिल युद्ध 1999, अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार, चीन के साथ संबंध, लुक ईस्ट नीति का गति, आतंकवाद के विरुद्ध नीति, बहुपक्षीय कूटनीति। वाजपेयी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र, सार्क, आसियान तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की थी। विदेश नीति का मूल्यांकन। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है भारत के विदेश मंत्रालय पर एक निबंध लिखना है। तो ये निबंध लिख दीजिए। ये सारी लाइनें आप पहले ऊपर लिखेंगे। उसके बाद विदेश मंत्रालय का गठन एवं उद्देश्य। उसके बाद नई हेडिंग डालेंगे विदेश मंत्रालय की संरचना। नंबर 1 विदेश मंत्री, नंबर 2 राज्य मंत्री, नंबर 3 विदेश सचिव, नंबर 4 पे है विभिन्न विभाग। ये सारे विभाग दिए गए हैं। अमेरिका, यूरोप विभाग, एशिया, अफ्रीका, संयुक्त राष्ट्र विभाग, आर्थिक संबंध विभाग, पासपोर्ट वीजा विभाग, प्रवासी भारतीय विभाग, एक्सटर्नल पब्लिसिटी विभाग। 5 नंबर पे है भारतीय दूतावास एवं उच्चायोग। विदेश मंत्रालय के प्रमुख कार्य कौन कौन से है वो डाल देंगे। ये सारे बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से मैंने इस नोट्स को तैयार किया है, आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। उसके बाद विदेश मंत्रालय का महत्व, उसके अंदर फिर टॉपिक डाले मैंने। प्रश्न नंबर 12 है कि भारत की विदेश नीति के घरेलू आंतरिक निर्धारकों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये 4-5 लाइनें इसमें ऐड कर देना। उसके बाद भारत की विदेश नीति के प्रमुख घरेलू निर्धारक हेडलाइन डालनी है। उसके बाद नंबर 1 पे लिखना है राजनीतिक व्यवस्था, नंबर 2 है संविधान एवं राष्ट्रीय आदर्श, नंबर 3 है आर्थिक स्थिति,
नंबर 4 है नेतृत्व में व्यक्तित्व। नंबर 5 पे है जनमत एवं मीडिया। नंबर 6 पे है राष्ट्रीय सुरक्षा। नंबर 7 पे सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत। नंबर 8 पे है वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास। उसके बाद मूल्यांकन कर देंगे। प्रश्न नंबर 13 है विदेश नीति निर्माण में चुनौतियों की विवेचना कीजिए। विदेश नीति का निर्माण एक जटिल एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेश नीति राष्ट्रीय हितों की रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को ध्यान में रखकर बनाता है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों के कारण विदेश नीति निर्माण में अनेक चुनौतियां उत्पन्न होती है, जिनका प्रभाव निर्णय निर्माण पर पड़ता है। विदेश नीति निर्माण की प्रमुख चुनौतियाँ क्या क्या है, तो हेडिंग डालेंगे। उसके बाद नंबर 1 पे लिखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती। नंबर 2 पे है बदलती विश्व राजनीति। नंबर 3 है आर्थिक चुनौतियाँ। नंबर 4 पे पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे हैं। नंबर 5 पे है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव क्या है। नंबर 6 पे जनमत एवं मीडिया। नंबर 7 पे जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक समस्याएं। नंबर 8 पे तकनीकी एवं साइबर सुरक्षा। नंबर 9 पे संसाधनों की सीमाएं। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है नरेंद्र मोदी जी का जो विदेश नीति के आयाम लिखने हैं। तो ये 3-4 लाइनें पहले आप डाल लेंगे यहाँ। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और विश्व मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बनाना, ये उनका प्रमुख वैश्विक शक्ति का कारण थे। अब हेडिंग डालें नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं, तो देखेंगे। पड़ोसी प्रथम नीति, एक्ट ईस्ट नीति, इंडो पैसिफिक नीति, आर्थिक कूटनीति, 5 पे प्रवासी भारतीय नीति। आर्थिक कूटनीति के अंदर ये मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे। 6 नंबर पे है आतंकवाद के विरुद्ध नीति और नंबर 7 पे वैश्विक नेतृत्व है। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है भारत में विदेश नीति निर्माण की संस्थाओं की विवेचना कीजिए। तो कौन कौन सी संस्थाएं देख लेते हैं। नंबर 1 पे विदेश नीति निर्माण की प्रमुख संस्थाएं, हेडिंग डालेंगे। नंबर 1 में प्रधानमंत्री। नंबर 2 पे है मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल। नंबर 3 पे विदेश मंत्रालय। नंबर 4 पे है विदेश मंत्री। नंबर 6 पे विदेश सचिव एवं विदेश सेवा। नंबर 6 पे संसद। नंबर 7 पे संसदीय समितियां। नंबर 8 पे है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। नंबर 9 पे भारतीय दूतावास एवं उच्चायोग। और ये 200 वर्ड वाले में भी एक प्रश्न आया है ऐसा, तो उसमें खाली हेडलाइन लिखी थी। मूल्यांकन कर देंगे। प्रश्न नंबर 16 है भारतीय गुटनिरपेक्षता नीति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देख लेते हैं गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आयाम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्व के 2 महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत रूस के नेतृत्व वाली गुटों में बंट गया था। ऐसे समय में भारत ने किसी भी सैन्य गुट का सदस्य बनने से इनकार कर दिया था और स्वतंत्र रहने का विदेश नीति अपनाई थी। इस नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा, विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। अब गुटनिरपेक्षता की विशेषताएं क्या क्या थी, तो सैन्य सुरक्षा संधियों का विरोध, शीत युद्ध का विरोध, पंचशील सिद्धांत पर आधारित, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास, राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का साधन, गतिशील एवं सक्रिय नीति। उसके बाद है निशस्त्रीकरण का समर्थन, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध, जातिवाद और रंग भेद का विरोध और लचीली नीति। प्रश्न नंबर 17 है कि ब्रिटिश नीति के निर्माण में संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन तथा कैबिनेट एवं प्रधानमंत्री की भूमिका बताइए। अथवा विदेश नीति के तुलनात्मक अध्ययन में संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विवेचना कीजिए। अथवा में संसदीय व्यवस्था में विदेश नीति के नियंत्रण में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, पहले भूमिका लिख देंगे। भूमिका में संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था दोनों में विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया अलग अलग होती है। नंबर 1 पे संसदीय शासन व्यवस्था में विदेश नीति, उसके अंदर विशेषताएं लिख देंगे। नंबर 2 पे है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में विदेश नीति, उसकी विशेषताएं लिख देंगे। और उसके बाद है संसदीय एवं अध्यक्षीय व्यवस्था में अंतर लिख देंगे। फिर विदेश नीति निर्माण में कैबिनेट की भूमिका क्या है वो लिख देंगे। मैं धीरे धीरे आपको दिखा रहा हूँ, लिखते जाइए। और उसके बाद लास्ट संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका। ये 17 प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं।
18% मैंने आपको शॉर्ट प्रश्न करवाए थे और 17% मैंने आपको लॉन्ग करवाए हैं। तो इन्हीं में से ही आपका इन 35 प्रश्नों में से ही आपका पेपर तैयार होगा। तो यदि आपको वीडियो इम्पोर्टेंट लगे तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और वीडियो यदि पूरी देख ली है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।